इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से पार्ट 11 और पार्ट 11 में हम पाई चार्ट और रडार चार्ट को मिला करके बने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये 11वां पार्ट होगा। 10 पार्ट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पे नीचे जा कर के वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा उस सभी पार्टों का, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पाई चार्ट और रडार चार्ट को मिला करके बने एक क्वेश्चन को कैसे हम इजीली सॉल्व करते हैं। खास तौर पे रडार चार्ट को कैसे पढ़ना है ये समझने की कोशिश हम करेंगे, और आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस को भी करना। लेकिन ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा कि जिनको पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ पाया था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, जो पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन है, तब आप यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे जो टाइम दिया जा रहा है उस पर वहाँ तक वीडियो को स्किप कर दीजिए और वहाँ से आपका पार्ट 11 स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को देखते रहिए। मैं पहले वही क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद हम पार्ट 11 के साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 1998 एंड 99 was equal to the expenditure of company Y in 2001 and 2, what was the ratio of their respective profits? बहुत सारे लोग ये जो आखिरी का सेंटेंस है इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि उनके एक्स का 1998 का प्रॉफिट और वाई के 2001 और 2 का प्रॉफिट, इसका रेशियो निकालना था। मतलब आपको क्या निकालना था? एक्स के प्रॉफिट का रेशियो निकालना था और वाई के प्रॉफिट का रेशियो निकालना था, ना कि उनके इनकम का रेशियो निकालना था। ठीक है, प्रॉफिट कितना है इसका रेशियो निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट का अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ पा रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊँ कि मान लीजिए कोई सामान 200 रुपये का है और आप उसे 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो कितना रुपए आपको मिलेगा? केवल प्रॉफिट के तौर पे आपको कितना रुपये मिलेगा? तो आप क्या करेंगे, इस 200 का 20% निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, या फिर इसका 120 निकालेंगे? 120 अगर निकालेंगे तो वो जो पूरा अमाउंट आएगा कि इतने में आपने उस सामान को बेचा है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अगर मैं पूछूं कितने रुपए का हुआ, तो आप 200 का ही केवल क्या निकालेंगे, 20% ही निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 40 रुपये आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे हमको एक्स का प्रॉफिट और वाई का प्रॉफिट निकालना है, ना कि इनके इनकम और एक्सपेंडिचर से हमको मतलब है। ठीक है, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर से मतलब है, लेकिन इनके रेशियो को हमको नहीं शो करना है, केवल प्रॉफिट को शो करना है। तो बस हमको यही देखना होगा। तो सबसे पहले हम एक्स का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1998-99 में कितना था? तो प्रॉफिट किस पे निकलता है? जैसे यहाँ पे 200 रुपये का आपका सामान बन के तैयार हुआ था, ये क्या थी? उसकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे ही आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो हमको दिया नहीं, केवल प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लीजिए ए है। ठीक है, या सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ए मान लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है देखिए, तो 1998-99 में कितना आया है? ये आया है 30%। तो ए का 30% यही क्या आएगा? प्रॉफिट देगा। ओके, जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसका 30% जो आएगा, जैसे यहाँ पे 200 का 20% 40 रुपये आया था प्रॉफिट, वैसे ए का 30% क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू वो आ गई जो आप ऊपर रखेंगे यहाँ पे। ओके, फिर हम इसी तरह वाई का भी निकाल लें प्रॉफिट। अब कुछ लोग कह रहे थे कि इसका वाई का हम ऐसे क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि सीधे जैसे इसका निकाल लिया 30%, वैसे वाई का अगर देखें तो कितना रहे 50%, तो वाई का निकाल लें। तो वहाँ पे आपका 2 वेरिएबल हो जाएगा। फिर ए आप उसका एक्सपेंडिचर ले नहीं सकते, फिर वाई के लिए बी लेना होगा। तो बी ले लेंगे तो आपका रेशियो आपका सही निकल के आएगा नहीं। और इसी झंझट से बचने के लिए क्वेश्चन में ये रिलेशनशिप बताया गया है कि ए की जो इनकम है वाई के लिए वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब वाई का प्रॉफिट निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? वाई का अगर हमको प्रॉफिट चाहिए होगा तो क्या चाहिए होगा? एक्सपेंडिचर वाई का कितना है, और प्रॉफिट परसेंट तो पता ही है कितना, 50% प्रॉफिट है। ओके, तो एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी एक्स की इनकम है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्स की इनकम। तो एक्स की इनकम कैसे निकालेंगे? तो एक्स की इनकम आ जाएगी आसानी से। एक्सपेंडिचर हमने माना है ए, और इनकम कितनी हो जाएगी? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 और 30% जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 130, और बटे में करेंगे क्या आ जाएगा? 100। तो एक्सपेंडिचर इतना आ गया। प्रॉफिट पहले से कितना है? 50 बटे में 100।
कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि 50 नहीं 150 होना चाहिए। तो अगर आप इसका 150 निकालेंगे तो दूसरी चीज़ है, आप प्लस क्यों कर रहे हैं, हमको केवल प्रॉफिट निकालना है ना, तो 100 प्लस इसमें नहीं करना है, ये गलत तरीका है। प्रॉफिट के लिए जैसे हमने केवल 20% निकाला था वैसे केवल 50% निकालेंगे। एक्सपेंडिचर ये निकल के आया है जो कि एक्स की इनकम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वाई के लिए प्रॉफिट देगा। एक्स का प्रॉफिट पता है, वाई का प्रॉफिट पता है, ऊपर नीचे वैल्यूज़ को रिप्लेस करिए, क्या आ जाएगी देखिए, ए गुणे में 30 बटे में 100 और अपॉन में ए गुणे में 130 बटे में 100 और गुणे में 50 बटे में 100। कट कर लीजिए, जैसे 100 से 100 कट जाएगा, 50 से 2 बार में ए कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ए से ए कट गया। अब ये 2 नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर चला जाएगा तो 3 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बचा है 13, तो 6:13 आंसर आपको निकल के आएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना कि इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला, वहाँ पे हम इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं। तो इनकम का जब रेशियो निकालेंगे तो हमेशा 100 प्लस करके करेंगे, ठीक है। जब प्रॉफिट निकालना होगा तो ये 100 प्लस आपको नहीं करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा अब आपको, और दिक्कत होगी तब भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पार्ट 11 देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज कॉस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल पेन्स इन 4 डिफरेंट सिटीज़। मतलब जो पाई चार्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो पेन को मैन्युफैक्चर करने में और सेल करने में जो भी कॉस्ट लगता है उसका यहाँ पे आपको ब्रेकअप दिया गया है, ठीक है। अलग अलग कितना किस में परसेंट कितना कॉस्ट लगता है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको पाई चार्ट के थ्रू दिखाई गई हैं। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज कॉस्ट रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, कि ये जो परसेंटेज कॉस्ट है यहाँ पे जो भी गिवन पीरियड होगा आगे 2 साल 4 साल सबके लिए सेम होगा, ऐसा नहीं होगा हर साल बदल रहा है, ठीक है। आगे पढ़िए क्या है, इन द रेडार चार्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओवर 4 फाइनेंशियल ईयर्स इन सिटीज़ ए बी सी एंड डी इज़ गिवन इन 100 यूनिट्स। ये कह रहे हैं कि ये जो आपका रेडार चार्ट है इसमें क्या दिया गया है कि ये जो पेन्स आपकी सेल की जा रही हैं, बेची जा रही हैं 4 डिफरेंट सिटीज़ में और ये 4 अलग अलग सालों में, ये ब्यौरा आपको इस रडार चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो आपके पास बेसिकली एक पाई चार्ट है और एक रडार चार्ट है, और इसी के थ्रू आपको आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। बहुत सारे लोगों को रडार चार्ट या रडार ग्राफ जिसको कहते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है कि कैसे वैल्यूज़ को समझना है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, कुछ लोग तो देख के भी डर जाते हैं कि ऐसा चार्ट है, सॉल्व कैसे होगा, जबकि इसे सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है, आसान ही है, कुछ होता नहीं है, बस आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। अब यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है कि 100 यूनिट्स में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे अगर 35 लिखा है, 35 का मतलब क्या है कि ये 3500 यूनिट्स की बात की जा रही है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 2014-15 में बी के लिए निकालिए कितनी यूनिट सेल हुई थी, तो कैसे आप निकालेंगे, 2014-15 का देखिए लाइन कौन सी है, रेड वाली है, तो रेड वाली लाइन को ही केवल आपको ट्रेस करना है और क्या निकालना है, बी के लिए निकालना है, ठीक है। तो बी के लिए आप आ जाइए, बी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो बी की ठीक अब सामने जो भी आएगा सब बी का आंकड़ा ही होगा। तो 2014-15 के लिए देखिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो 25 आपका 2500 यूनिट आ जाएगा बी के लिए आंकड़ा। इसी तरह आपको ट्रेस करना होगा, ठीक है। ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है, सबके ठीक सामने जो वैल्यूज़ होंगी वो उसके लिए ही मायने रखेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी दिया गया सब 100 यूनिट्स में दिया गया है। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ये जो अलग अलग लाइन है वो अलग अलग कलर्स में है, तो अलग अलग ईयर्स के लिए यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। जैसे ये ब्लू लाइन है 2012-13 के लिए, रेड वाली है 2013-14 के लिए, 2014-15 के लिए ग्रीन, और ये वॉयलेट कलर की जो लाइन है 15-16 के लिए है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। बाकी अब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें और हम अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज़ ₹50 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 200/23 पर पेन, देन व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल कॉस्ट टुवर्ड्स पैकेजिंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन द सिटी सी फॉर द ईयर 2015-16।
कह रहे हैं कि अगर एक पेन की कीमत, मतलब एक पेन को 50 रुपये में बेचा जाता है और ये जो 50 रुपये में बेचा जा रहा है इसमें 200 बटे में 23% का प्रॉफिट लगा के इसको बेचा जा रहा है। तो आपको क्या बताना है कि आपको अप्रॉक्सीमेट टोटल कॉस्ट बतानी है, किसके लिए, सिटी सी के लिए और 2015-16 में, ठीक है। और पूरी टोटल कॉस्ट नहीं, केवल पैकेजिंग में कितना पैसा खर्च हुआ है यही केवल आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, ये हम निकाल पाएंगे कि पैकेजिंग के लिए कितना कॉस्ट लगेगा एक पेन के ऊपर। तो कैसे हम निकालते हैं आप सबको पता ही होगा। CP बराबर क्या होता है, CP गुणे में जो भी आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है वही हम रखते हैं यहाँ पे, और ये बराबर किसके होता है, आपके सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको CP तो पता नहीं, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस गुणे में क्या करेंगे, 100 प्लस ये कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना है 200 बटे में 23, और ये पूरा परसेंटेज में है, ठीक है। ध्यान रखिए परसेंट में मतलब पूरे के बटे में 100 भी आएगा, और बराबर में सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया है 50 रुपये, तो 50 रुपये रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो CP बराबर कितना आ जाएगा 50, और इसे आप अगर सॉल्व करिए 23 गुणे में 100 करेंगे कितना होगा 2300, और 2300 में 200 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 2500। तो ये 2500 और बटे में ये 2300 रहेगा, ठीक है। 2300 क्यों, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे लगा हुआ है तो वो भी बटे में 100 आ जाएगा। तो 2500 बटे में 2300 होगा, जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के तो ये कुछ उलट के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2300 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2500। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50 आ गया, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई 46 रुपीज़। मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी 46 रुपये की पड़ रही है। अब ये 46 रुपये में आपका पैकेजिंग का कितना कॉस्ट लगा है देख लीजिए। तो पैकेजिंग के लिए देखिए आपका ग्रीन वाला जो फील्ड है वो दिखाएगा पैकेजिंग के लिए, तो ये कितना है 15% है। तो 15% आपको ये पता चला, तो आप 46 का क्या निकाल लीजिए 15%, तो इसी का मैं क्या निकालता हूँ 15%, ठीक है, बटे में 100। अब इसे निकालना बहुत आसान है, 15 का गुणा तो आप आसानी से कर लेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं आप इसे 15 से गुणा करके। 15 गुणे में 6 कितना होता है 90, और 15 गुणे में 4 करेंगे कितना आएगा 60, और 60 और 90 कितना आ जाएगा 69, ठीक है। 69 बटे में 100, और एक जीरो यहाँ पे ऐड रहेगा क्योंकि यहाँ पे 90 आया था, ठीक है। तो एक जीरो आप ऐड करेंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6.9 रुपीज़। ये किसका कॉस्ट आया, पैकेजिंग का कॉस्ट आया। मतलब एक पेन अगर 46 रुपये में बन जाती है कॉस्ट की, तो उसमें 6.9 रुपीज़ पैकेजिंग का खर्चा होता है। अब ये एक पेन का आ गया। अब हम देखते हैं सिटी सी में 2015-16 में टोटल कितनी पेन बेची गई हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सिटी सी के लिए, ये वाला आपका कॉलम देखना होगा सी के लिए। अब 2015-16 की कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, वॉयलेट वाली लाइन है, ठीक है। तो अब 2015-16 की वॉयलेट लाइन कहाँ पे आ रही है, सी के लिए देखिए, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 30 का मतलब क्या 300। तो गुणे में आप क्या करेंगे 30 और 2 जीरो और आगे बढ़ाएंगे, तो आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए इन 3 जीरो को अगर देखा जाए, ये पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को मैं हटाऊं और एक जीरो को काट देता हूं, ठीक है। अब 2 जीरो है तो मैं 2 जीरो तो यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। 69 गुणे में 3 करना बहुत आसान है, 70 गुणे में 3 करेंगे कितना आएगा 210, और हमने यहाँ पे एक बढ़ा के लिया तो एक कम कर लेते हैं, तो एक 3 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 207। ये सारे तरीके मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको बताए हुए हैं स्पीड मैथ के, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वरना नहीं भी देख रहे हैं तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 207। तो ये आपका आ जाता है टोटल खर्चा, कितना आ गया 20,700 रुपये, जो कि सिटी सी के 2015-16 में खर्च होंगे केवल पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इस तरीके से निकालना है। देखिए निकालना इसको बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर आपको पता है स्टेप बाय स्टेप कैसे करते जाना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ दिया है। आप ये देखिए कि आपको रिक्वायर्ड क्या क्या वैल्यूज़ हैं, वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से उसे फेच आउट कर सकते हैं। फेच आउट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत आसान होता है उसे निकालना। यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस दी गई थी और प्रॉफिट परसेंट दिया गया था, तो कॉस्ट प्राइस निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर आपने टोटल निकाल लिया तो आप देख लीजिए पैकेजिंग कॉस्ट में कितना रुपये खर्च हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। पैकेजिंग का खर्च आपका निकल के आया 6.9 रुपीज़ एक पेन के लिए। देख लीजिए सी में टोटल आपने कितने पेन भेजे थे, यहाँ पे तो 30 पेन भेजे थे, तो यहाँ पे गुणा कर लिया और आ गया आपका टोटल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। रडार ग्राफ भी मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को अगर दिक्कत होती हो तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो सॉल्व हो जाएगी वो दिक्कत भी। और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, करके आइएगा, आसान होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ ₹30,
कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 30 रुपये है 1 यूनिट का। देन व्हाट इज द टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन सिटी ए इन 2014 एंड 15। अब आपको बताना क्या है कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना होगा सिटी ए के 2014 और 15 के लिए। तो ये भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस आपको देखना क्या है कि आप यहाँ से क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। देखिए आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट दे दिया गया है 30 रुपये है 1 पेन के लिए, और हमको पता है कि 1 पेन में 41% आपका रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा रेड कलर का है रॉ मटेरियल, तो 41% यूज होता है। ठीक है, तो अगर 30 रुपये यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये आपको 41% की वैल्यू दे दी गई, कितनी है 30 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या होगा ओवरऑल, तो हम पहले 1 पेन का निकाल लें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना होगा। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है ये ब्लू कलर से जो है या वॉयलेट कलर से, सॉरी वॉयलेट कलर से जो है ये आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दिखा रहा है। कितना है ये 25% आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब 25% आपको पता चल गया ये, तो अब आप क्या करिए 25% निकाल लीजिए डायरेक्ट, ऐसा नहीं करिएगा 100% निकालिएगा उसके बाद। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आसान होगी आपके लिए। तो गुणा करिए, देखिए क्या आ जाएगा 30 गुणे में कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ गया 41। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे सॉल्व हो सकता है, अगर आप इसे देखना चाहें कैसे सॉल्व हो सकता है ये, तो हमको अप्रॉक्स में वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो हम अप्रॉक्स में कैलकुलेशन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हम कर सकते हैं कि कुछ सॉल्व हो जाए। तो इस 41 को मैं क्या कर लेता हूँ, इस 41 को मैं बना लेता हूँ 42। ठीक है, बढ़ा सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन में हम कर सकते हैं ऐसा 42। अब देखिए 6 पंचे 30 से कट जाएगा, और 6 सत्ते 42, ये कट जाएगा 7 बार। 25 गुणे में 5 करेंगे कितना आ जाएगा 125, और बटे में 7 है ये। ओके, अब ध्यान रखिएगा हमने नीचे वाली वैल्यू बढ़ाई है। ठीक है, बढ़ाने का मतलब क्या है, एक्चुअल जो आंसर होगा वो हमेशा हमको कम मिलेगा। ठीक है, जितना हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा हमको आंसर उतना छोटा मिलता जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका आंसर 10 आ रहा है यहाँ से, तो 10 के नीचे वाले सारे ऑप्शंस क्या होंगे, गलत ही होंगे, क्योंकि ये आंसर जो होगा ये 10 से आगे ही होगा। ओके, तो अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इसे आप काट लीजिए अगर काट सकते हैं तो हम इसे कैसे काट सकते हैं, 7 एकम 7 करते हैं, कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 5 बचेगा, उधर जाएगा तो कितनी बार कट जाएगा 7 8 56। ठीक है, लगभग ये 18 बार कट गया, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया 18 रुपये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, 18 रुपये क्या है 1 यूनिट के लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पड़ रहा है। तो हम देख लेते हैं सिटी ए में 2014-15 में कितने यूनिट की सेल्स हुई थी। तो हम ए के लिए जाते हैं, और 2014 और 15 का कौन सा लाइन है, ग्रीन वाली लाइन है। तो 2014 और 15 के लिए देखिए क्या है, ये लाइन आपको दिखा रहा है कि ये 35% है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है इनको समझने में, तो आप नीचे से देखना अगर चालू करेंगे देखेंगे ये 5 के लिए है, ये 15 के लिए है, ये 25 के लिए, तो 35 के लिए यहाँ पे लाइन भी खींच के दिखाया गया है 35 है ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे 18 गुणे में 35 नहीं 3500 है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे 35 यहाँ पे ही रखें, क्योंकि डबल जीरो आप यहाँ पे आगे बढ़ा लीजिएगा। तो 18 गुणे में 35 करिए, आसान हो सकता है आपके लिए अगर आपको स्प्लिट एंड मर्ज आता है और मल्टीप्लिकेशन के और सारे तरीके आते हैं, वरना आप इसे सिंपली वैसे भी अगर गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं। अगर 18 की टेबल आती है तो 18 पंचे कितना होता है, तो 18 पंचे होता है आपका 90, तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिए 9 आ जाता है। 18 गुणे में 3 कितना होता है, तो 18 तियाँ कितना होता है 54, 54 में आप 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 63। तो ये आपका टोटल कॉस्ट निकल के आता है सिटी ए के लिए, कितना आ गया ये आपका आ जाता है 63,000 रुपये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसे किया है। निकालना एकदम आसान है, आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट, जो भी आपका डीआई पूछेगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया है डीआई, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखिए ये सारे काम करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप एग्जाम में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक की पूरी वैल्यू आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं विदिन 15 सेकेंड। ठीक है, ज़्यादा ही शायद बोल रहा हूँ, उससे पहले भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका करना आसान है। इसके लिए आप 5 सेकंड और लीजिए, 20 से 25 सेकंड में तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, तो अब अगर एग्ज़ाम टाइम में बैठिए फिर आपको सोचना पड़ जाए कि 41% ये दिया गया है, फिर 25% कैसे निकालेंगे हम, सोचना जहाँ पड़ जाएगा तो वो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो सोचने की बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शंस तो नहीं दिए गए हैं, तो ये जो वैल्यू 63,000 आपकी लगभग निकल के आ रही है,
ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जो रियल आंसर होगा वो कभी भी इससे नीचे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डिनोमिनेटर को बढ़ाया था, हमेशा इससे आगे वाला ही होगा, ठीक है। तो इससे आगे जो भी आपको वैल्यू मिलती है 63, 9 या 64, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वही इसका आंसर होगा। अब बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं हो सकता है कि 66 या 67 पे पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने केवल एक वैल्यू ही चेंज की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द सेल्स वॉल्यूम ऑफ ऑल सिटीज टुगेदर इन 2015 एंड 16 वाज हाउ मच मोर देन द सेल्स वॉल्यूम इज 2013 एंड 14। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, एक्स इज हाउ मच परसेंट ऑफ वाई, ठीक है, हाउ मच मोर या लेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, एक फॉर्मूला होता था एक्स माइनस वाई, अपॉन में क्या होता था वाई, गुणे में क्या करते थे 100, बस यही करते थे और हमारा आंसर आ जाता था। तो हम 2015 और 16 के लिए देखते हैं कि टोटल सेल्स कितनी है सारे शहरों में। तो 2015-16 के लिए आपकी वॉयलेट कलर की लाइन है, तो सबको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे बस ध्यान रखना होगा कि वैल्यूज़ आप सही ऐड करिएगा। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ओरली भी इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप लिख लिख के ऐड करें, और लिख लिख कर करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा। जैसे अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से ऐड करता हूँ, ये क्या है 40 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा 70 में आप 39 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 109, और 109 में आप 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134। तो ये 134 मिल गया मुझे एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या है 2013 और 14 की रेड वाली लाइन है, ऐड करता हूँ मैं 25 और 15, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 49, 49 में आप 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 62। तो 134 माइनस 62 अपॉन में 62 और गुणे में 100। अब आप 134 में से 62 को माइनस करिए, देखिए 62 टू जा कितना होगा 124, 10 और ज़्यादा है मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 72, और नीचे क्या आ जाएगा 62, और गुणे में क्या हो जाएगा 100। हमको अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लें, अगर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे 2 कम कर लूँ और नीचे वाले को भी क्या कर दूँ 2 कम कर दूँ, तो मेरा कोई भी यहाँ पे डिफरेंस होगा नहीं। तो क्या बन जाएगा आपका 70 और बटे में क्या हो जाएगा 60, और गुणे में क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 700 बटे में 6 कितनी बार जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, फिर 6 छंग 36.6, और ये आगे कटता रहेगा। ये कितना आ गया 116.6%। ये ज़्यादा आपका निकल के आ रहा है आंसर। यही क्या होगा आपका आंसर, अप्रॉक्स में वैल्यू यहाँ पे ली गई है, ठीक है। तो इस तरह इसके आसपास जो भी आपको आंसर मिलता है वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। वैसे इसे आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कट, कि 61 वन जा कितना हो जाएगा 61, 10 बचेगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर कितना बचेगा 38 का मतलब 380 होगा। तो 6 छंग 36 से आपका 62 है, तो आप 6 बार में ले जा सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दोनों को मैं नॉर्मलाइज कर लिया है, दोनों को ही कम किया है, तो आपका नॉर्मलाइज होकर सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। और ये आपका आंसर निकल के आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the ratio of average units sold to city A to those sold in city D over the given period? आपको रेशियो बताना है कि सिटी ए में जो यूनिट सोल्ड हुई हैं और सिटी डी में जो यूनिट सोल्ड हुई हैं उनके बीच का रेशियो क्या है। मतलब आपको सिटी ए और अपॉन में सिटी डी ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिटी ए और डी दोनों के लिए आपको एवरेज निकालना है। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 4 आपके ईयर्स हैं, तो बटे 4 करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता क्या है कि दोनों ही सिटी के लिए 4 पीरियड होंगे, तो आपको बटे 4 करने की झंझट से भी बचना है। क्यों करेंगे आप बटे 4 जब दोनों कट ही जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि हम कैसे निकालेंगे एवरेज। अगर मुझे सिटी ए के लिए निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करूँगा और बटे में क्या करूँगा 4, तब एवरेज निकलेगा। और डी के लिए निकालना होगा तो फिर से इन सारी वैल्यूज़ को मैं प्लस करूँगा और बटे में करूँगा 4, तो बटे में 4 तो पहले से ही कट जाएगा, तो उसे लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर यहाँ पे केवल ऐसा पूछा होता कि यूनिट सोल्ड टू सिटी ए, अगर पूछा होता केवल 3 साल के लिए 2012, 13, 14 और 14-15, और डी के लिए 4 साल के लिए पूछता, तब आपको एवरेज दोनों का निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गिवन ओवर द गिवन पीरियड, कोई भी पीरियड स्पेसिफाई नहीं, मतलब पूरे पीरियड के लिए ही निकालना है, तो आपको 4 लिखने से भी बचना होगा। बस ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगर मैं ओरली ही से कैलकुलेट कर लूँ 35 और 25 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 60 में आप 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 75, 5, 80, ऊपर कितना आ गया 80, और नीचे देखिए 20 और 9 कितना होगा 29 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 59 में आप 40 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 99। तो 99 आपका नीचे आ गया, ठीक है। 80 बटे में 99। अब देखिए कट रहा है क्या, 3 से काटिए, 2 से काटिए, तो मेरे
ख्याल से तो ये नहीं कटेगा किसी भी नंबर से, तो यही आपका क्या मिल जाएगा, रेशियो। ओके, यहीं पे अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा के कहता कि सिटी ए के लिए आप निकालिए 2012-13 के लिए, ठीक है, और सिटी डी के लिए निकालिए आप 2013-14 और 2014-15 और 2015 और 16, 3 के लिए, तब आपको टेंशन वाली बात होती। फिर हम क्या करते हैं 2012-13 और यहाँ पे एक और ईयर लिख लीजिए 13-14, ठीक है, तो इसके 2 के लिए निकालते और इसके 3 के लिए निकालते। कैसे निकालते, निकालना वैसे ही था, फिर हमको देखना पड़ता 12-13 के लिए कौन सी लाइन है, ब्लू वाली, तो सिटी ए के लिए कितना आ जाएगा ऊपर 5, फिर 13-14 के लिए कौन सी लाइन है, रेड वाली, तो 5 और 15 कितना आ जाएगा, ये 20, और 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10, तो ऊपर कितना आएगा 10। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करना जरूरी हो जाएगा। अब डी के लिए अगर बात करेंगे तो 3 साल का निकालना पड़ेगा, कौन सा, 13-14, 14-15 और 16, तो आपको ब्लू वाली लाइन को छोड़ देना है, बाकी तीनों लाइन को लेके चलना है। तो डी के लिए अगर हम आते हैं तो रेड वाली लाइन देखिए क्या है 9, तो 9 आएगा, ग्रीन वाली लाइन है आपकी 20 और ये क्या है 40, तो 40 20 60, 60 और 9 69 आपका मिल जाएगा। तो 69 आपको मिला और बटे में आपको 3 भी करना है, तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो कितना आ जाएगा 23। तो ये आपको रेशियो मिलेगा इन केस अगर आपके पीरियड्स क्या हो, डिफरेंट होंगे, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए इसे निकालने में क्या कोई ज़्यादा टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तो घबराने की बात नहीं है। चाहे आपको पूरा ओवरऑल दे दे, चाहे अलग अलग कर दे, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें एवरेज में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, आपको याद हो टेबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी टेबल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं बने हुए, बहुत सारे आपको यहाँ पे रोज़ दिए रहते हैं, कॉलम्स दिए रहते हैं, वहाँ पे जब आपको एवरेज पूछा जाता है, ठीक है, तब आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरह के जो सवाल होते हैं ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये भी मैं कराऊंगा, एक आध क्वेश्चन मैं इस तरह का भी लूँगा, टेबल वाला भी, जिसमें आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करके दिखाऊंगा कैसे इन्हें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं करते हैं। देखिए अब 5वां क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मोर अप्रॉक्सीमेटली इज़ द पर यूनिट लेबर कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट पैकेजिंग कॉस्ट, कि पर यूनिट लेबर कॉस्ट जो है वो पर यूनिट पैकेजिंग कॉस्ट से कितना अधिक है। तो कितना मोर होगा, कितना लेस होगा या कितना अधिक होगा, इसे हम कैसे निकालते हैं, पहले ही वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, उसी तरह आपको निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखते हैं लेबर के लिए कितना परसेंट है, तो लेबर आपका किससे है, ब्लू कलर की लाइन से कितना है 19% है, तो हम क्या लिखेंगे 19%, माइनस में पैकेजिंग के लिए कितना है, तो ये है 15%, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15%, अपॉन में क्या करेंगे, हमेशा जो बाद वाली वैल्यू रहेगी जिससे कंपेयर कर रहे हैं, अपॉन में 15, जैसे अभी हमने देखा नहीं था x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू में 100, गुणे में क्या कर लीजिए 100, बस इसे निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 15 और ये क्या आ जाएगा 100। ओके, अब 100/15 तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, 100/15 कितना होता है 6.66 आपका चलता है, और गुणे में आप क्या करेंगे 4 कर लीजिए, बस आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए अगर इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, कितना हो जाएगा 4 छंग 24 होगा, फिर 4 छंग 24 और 2 26, 4 छंग 24 2 26, 26 हम 2 6 4, ये आपका आंसर निकल के आएगा। परसेंटेज में ये आपका आंसर निकल के आएगा कि इतना परसेंट वो ज़्यादा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो मोर वाले लेस वाले क्वेश्चंस हैं, या कितना परसेंट अधिक होगा कितना परसेंट कम होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पहला वीडियो डेटा इंटरप्रिटेशन का देखिए, उसमें मैंने डिटेल में इन सब के लिए समझाया हुआ है। एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा कि कैसे इनको निकालना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने पाई चार्ट और रेडार चार्ट दोनों को कंबाइन करके इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड किया है। कोई ये डिफरेंट नहीं है ऐसा कि जिसको फाइंड करना कठिन होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिस पे आधारित आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं होती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो मैं डेली देता हूँ आपको मिलती रहे आपको, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होती रहे और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।